हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 8 करेंगे। 7 चैप्टर हम पहले इसके कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 8 करेंगे। फ्रेंड्स, 6th क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम कर चुके हैं, जिसकी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और 7th क्लास की हिस्ट्री भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 8 मानवीय पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है हम हाफ चैप्टर आज करेंगे और हाफ चैप्टर जो है हम कल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे, यानी कि वो जो है भिन्न भिन्न जगहों पर घूमते थे। इस कारण से उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के खान पान रहन सहन का जो है पता था। बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चित्र, ये विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न लोगों के चित्र जो इसमें दिखाए गए हैं। ये सभी व्यक्ति भिन्न भिन्न क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उनके चित्र जो इसमें दिखाया गया है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, इस कारण से हम इसका कुछ भी जो है छोड़ नहीं सकते हैं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। ये देखिए, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया था। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस कारण से यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो हम अब अमेजन बेसिन के बारे में जो है हम पढ़ेंगे कि अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले मानचित्र देखें। देखिए, मैं आपको ये मानचित्र दिखा देती हूँ। ये देखिए, अमेजन बेसिन ये जो है दक्षिण अमेरिका में है। ये मकर रेखा यहाँ से गुजर रही है फ्रेंड्स, और ये इसमें जो है कम्प्लीटली दिखाया गया है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहाँ है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भूभाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखा जो बीच से गुजरती है, उसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण को जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती, तो अमेजन नदी जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में हिंद महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो मुहाना कौन सा होता है? जब कोई नदी किसी अन्य जलराशि में जाकर जो है मिलती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर आके मिलती है तो इसे मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। क्या आप जानते हैं उस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ते हैं जलवायु के बारे में। जो है जलवायु कैसी है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के।
दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। ये देखिए अमेजन वन, इस चित्र में जो अमेजन वन दिखाए गए हैं। अब हम वर्षा वन के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया के में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो कौन से पौधे? आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जो हैं पैदा होते हैं। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये टैपिर का चित्र है। देखिए, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्षावन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसलें उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं जो है फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन पद्धति, इसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ दिया गया, मैं आपको बाद में बताऊंगी, का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, और यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसे नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों एवं हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन जो है बंजर भूमि में बदल जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस चित्र में जो है दिखाया गया है, पहले वन इतने थे, बाद में जो है वन इतने हो गए और उसके बाद कटकर जो है इतने हो गए हैं। ये देखिए इतने, इस प्रकार से फ्रेंड्स वनों का विनाश होता जा रहा। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कर्तन एवं दहन पद्धति। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इसे साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर का हाफ पार्ट। इसका हाफ पार्ट जो है हम कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।